हरिओम, सभी को प्रणाम। तो आइए आज हम अपनी योग कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होगी 3 बार ओंकार, उसके पश्चात प्रार्थना। तो आइए शुरू करते हैं। ओंकार 3 बार। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करें। तो आज के सूक्ष्म अभ्यास को हम शुरू करते हैं। पहले आज के अभ्यास में हम सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होकर करेंगे। उसके पश्चात हम लोग बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास और प्राणायाम करेंगे। आज का श्लोक भी बीच में होगा और यौगिक चर्चा भी होगी। तो हम लोग अपनी जगह पर धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हम आज का श्लोक लेंगे। जैसे कि कल से हमने शुरुआत की है, एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक हम पठन करते हैं, मनन करते हैं और चिंतन करते हैं। उसके पश्चात 2 से 5 मिनट की योगिक चर्चा हम लेते हैं और फिर दैनंदिन योगाभ्यास की हम शुरुआत करते हैं। कल से हमने इस उपक्रम की शुरुआत की थी, आज के श्लोक की। कल हमने जो श्लोक देखा था वह एक बार हम दोहराएंगे और फिर आज का श्लोक 2 बार हम दोहराएंगे। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक हमने देखा था, वह हम दोहरा रहे हैं। मेरे साथ साथ आपको भी दोहराना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। आज हम इसी दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक देख रहे हैं। आज हमारे इस योग यज्ञ का 12वां दिन है। हम अलग अलग प्रकार के योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल क्रियाएं कर रहे हैं। योग का अर्थ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता ने हमें यह बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यह गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योग क्या है, यह हमें
गीता बतलाती है, हमारे जीवन में सभी प्रकार की समता का होना ही योग कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, धनंजय अर्थात धन का अर्जन करने वाले अर्जुन को उन्होंने संबोधित किया है। अर्जुन संपन्नता के प्रतीक है, वह धन धान्य से भंडारी है, विपुल है, जिसे हम अंग्रेजी में रिचेस्ट पर्सन कहते हैं। उस प्रकार वह समृद्ध है और उसी अर्जुन को धनंजय इस उपाधि से भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हैं और उन्हें योग की परिभाषा बतलाते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि अर्थात समभाव में रहकर अपने कर्म को करो। कर्म पार्ट ऑफ योर ड्यूटीज। आप जीवन निर्वाह के लिए जो भी आपका कर्तव्य है वह आपको करना है, लेकिन उसी के साथ आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना है। जब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के बारे में चिंतन करें, जब आप घर पर हो तो घर के कर्तव्य आप करें। दिस वर्क लाइफ बैलेंस इज योगा। समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम अर्थात सभी प्रकार की आसक्ति, अत्यधिक लगाव। त्यक्त्वा अर्थात त्याग करना है। हमें भौतिक साधनों का उपयोग तो करना ही है, लेकिन उस साधनों में अटक कर हमें नहीं रहना है। हमारे मुख्य ध्येय, मुख्य साध्य को सामने रखते हुए हमें उस साधनों का उपयोग करना है और हमारे समस्त जीवन में बैलेंस बनाए रखना है। योगा इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिकल पोस्चर्स, बट इट इज द कंप्लीट बैलेंस state of mind, body and spirit. Whatever you perform in your daily life, you take a number of policy decisions, a number of routine decisions. These decisions should be balanced in nature. Whenever you are sitting, your physical posture should be balanced. That is called as asanas. Whenever you are performing, speaking, listening, doing any kind of karmas or duties, your all actions should be balanced one. Your diet should be balanced one. Your achar, vichar, the way of your expression, the way of behaving should be in a balanced one. इसलिए कहा गया है समत्वम योग उच्यते। इसके पश्चात हम देखेंगे आज की योगिक चर्चा जो इसी समता पर आधारित है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी सर ने आपको दिखाया कि योग का अर्थ क्या है, समत्वम योग उच्यते। तो जैसे सर ने अपने कार्यों के बारे में बताया है कि हमें अपने वर्क को, लाइफ को बैलेंस पे कैसे लाना है, बस छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैं यही आपको दोहराऊंगी। सबसे पहले यह ध्यान रखिए, जब हम लोग रोज योगाभ्यास करते हैं तो आपको हम कहते हैं कि आप सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जिस स्थिति में यानी आसन में हम जब बैठते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम अपने शरीर का पूरा भार अपने शरीर के दोनों भागों में समान रूप से बैठते हैं। जैसे हम लोग अभी सुखासन में बैठे हैं, ये पद्मासन में बैठे हैं, तो इसमें हमारे शरीर का भाग समान रूप से दोनों साइड में विभाजित होता है। ये एक एंगल हुआ जब हम आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास करते हैं। जब हम खड़े होकर बैठकर कुछ आसन करते हैं तो हमने आपको बताया है कि जब आप झुकने वाला आसन करते हो तो पीछे बैक जाने वाला भी आसन करना है, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग भी करना है, बैकवर्ड बेंडिंग भी करना है। आप एक पाँव पर रक्षासन करते हो तो दूसरे पाँव से भी बैलेंस बनाना है। ये क्या है? तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने शरीर का जो भी व्यायाम है वो करते समय हम लोग अपने शरीर का भी संतुलन रखें। जैसे सर ने अभी बताया कि हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को हमें समान रूप से देखना है, उसे सम रूप से हमें रखना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको जरूरी है कि ये चीज़ों पर आप पर्पसफुली थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में या हमारे काम में इतना हमारे ऊपर ओवरलोड हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि सारे जग का भार मेरे ही सर पे पड़ा है। तो सारे विश्व का भार आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर जो भी भार है वो आपके शरीर का भार है और उसे आपको पहले संभालना है।
अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया तो फिर आपकी बाकी लाइफ में भी इम्बैलेंस होने को देर नहीं लगती। कि जैसे सिंपल छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पेट में मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, लंच सेशन में बहुत ज़्यादा खा लिया, या घर पे कुछ महोत्सव है जिसमें बहुत ज़्यादा खाना खाना हो गया, और अब मैं आपको तुरंत बोलूँ कि भाई खाना तो आपने अच्छे से खा लिया है भरपेट, अब 2 घंटे ऑनलाइन क्लास कर लो। होता क्या है, हमने बहुत ज़्यादा खा लिया तो हमारे जड़ तत्व में विकास हो गया, उसको ज़्यादा भर लिया, उससे हमें निद्रा आती है, हमारे पढ़ाई का जो मन है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि खाना मत खाइए, मैं ये कह रही हूँ कि खाना आपको खाना है, लेकिन उसमें भी आपको बैलेंस रखना है। कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, इसमें आपको थोड़ा सा विचार करना बहुत आवश्यक है। अभी हम लोग सभी जो लॉकडाउन में घर में बैठे थे, तो सभी लोग न्यूज़ देख रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, उसमें एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी कि बहुत से घर में महिलाएं परेशान हैं। मैं महिलाओं के फेवर में बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो वस्तुस्थिति है वो आपको दिखा रही हूँ कि महिलाएं परेशान हो गई क्योंकि दिन भर उन्हें किचन में बैठना पड़ रहा है। घर में लोग जो बैठे हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग अलग अलग ऑर्डर खाने के दे रहे हैं, बस दिन भर खाते रहते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारे शरीर का इम्बैलेंस हो गया क्योंकि हमने दिन भर सिर्फ अपने प्रक्रिया जो है खाने वाली शुरू रखी, तले हुए पदार्थ खाए, फास्ट फूड खाए, ऑर्डर देके स्विगी पे और कौन से डोमिनोज, पिज्ज़ा वगैरह जो भी फास्ट फूड है, मुझे किसी ब्रांड के ऊपर नहीं बोला, मुझे ये सिर्फ कहना है आपको कि फास्ट फूड आप लोग कम खाइए। कभी सप्ताह में, महीने में एक बार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चों के बारे में एक होता है कि वेपर्स, चिप्स, कुरकुरे, ये जो बाकी चीज़ें आप लोग खाते हो, उससे आपको ऐसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन ये चीज़ें फैट्स को डेवलप करती है, आपके शरीर का मोटापा बढ़ाती है। और हमें बैलेंस कहाँ करना है, इन्हीं चीज़ों में करना है। खाने के समय ऐसा कहा जाता है कि 50% हमारे पेट में जितनी भूख है ना, उससे 50% खाना चाहिए, तब हम अपने आगे के काम एक्टिवली कर सकते हैं। दूसरी बात है प्राणवायु की। हमारे शरीर में 5 तत्व है, उसके हिसाब से आपको बैलेंस बनाना है कि खाना कितना खाना है। तो 50% खाना हमारे पेट में जाना चाहिए, 50% जगह जो है वो रिजर्व में होती है। वो किस लिए होती है, तो हवा के लिए होती है। वो किस लिए होती है, तो पानी के लिए होती है। यानी हमें ये देखना है, हवा पानी को भी हमें जगह देनी है। हमने बहुत सारा खाना खा लिया तो पानी भी नहीं पी सकते, और फिर होता है गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये हुआ कि फिर डायबिटीज, ये सारे चक्र अलग अलग शुरू हो जाते हैं। यानी एक चीज है जिसका इम्बैलेंस मैंने किया, उसके कारण मेरे शरीर में अलग अलग व्याधियों को उत्पन्न होने में सहायता हो रही है। मुझे व्याधियां नहीं चाहिए, मुझे रोग नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने शरीर में जो आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो शुद्ध हो, अच्छा हो, सात्विक हो। इसलिए कहा जाता है कि सात्विक भोजन में आदमी का स्वभाव ही सात्विक होता है, वो प्रेम से सबसे बोलते हैं। अब हम ये एक दिन और भोजन के ऊपर पश्चात बोलेंगे, पर अभी हमारा मुद्दा ये है कि आपको खाने पीने में, शरीर में व्यायाम करते समय अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि एक भी इम्बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में डिसीजेस तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो हमें धीरे धीरे हर चीज को ध्यान देते हुए बैलेंस में लाना है। अब बहुत से बच्चे टीवी देखते देखते बहुत खा जाते हैं और मम्मी को कंटिन्यू शुरू रहता है, हाँ मेरा पेट नहीं भरा, दे ना। अरे भाई तेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, क्योंकि तू तेरा पूरा ध्यान टीवी में है, तो तू कितना खा रहा है तुझे मेजरमेंट नहीं है। और जब हम लोग और उसके बाद में फिर से अगर ऑनलाइन क्लास हो तो बैठ गए, फिर बच्चे की कंप्लेन क्या होती है, मम्मा पेट में, पीठ में, कमर में, गर्दन में, आंख में दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, हमने अपने शरीर के पास ध्यान नहीं दिया। हर घंटे के बाद थोड़ा सा 2-4 पाँव चाल वॉकिंग कर लो। ऑनलाइन क्लास में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक क्लास के बाद में जो थोड़ा सा डिस्टेंस मिलता है उसमें थोड़ा घूम लो, हाथों को थोड़ा रिलैक्स कर लो, गर्दन को रिलैक्स कर लो, क्योंकि हमारा शरीर एक ही पोस्चर में बहुत देर तक बैठता है तो शरीर का इम्बैलेंस होता है, तो थोड़ा थोड़ा उसे मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज यही रुकेंगे, इसके पश्चात भी हमारे पास जो दिन है उसमें अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब अपनी जगह पर धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। थोड़ा सा
और अब हम लोग आपको नित्य क्रम से अभ्यास हो गया तो थोड़ा सा फ्यूज हो जाएंगे। नाम आपका उच्चारण दूंगी, पोस्चर मैं करूंगी, हर एक स्टेप चाहे तो कुछ स्टेप बोलते बोलते मिस हो जाए, लेकिन कृतियां और क्रिया शुरू रहेगी, तो आप मेरे साथ करते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। हाथों को सामने कर लिया, मुट्ठी को बंद किया, चालू किया। हर एक मोमेंट आपको 3 से 4-5 बार अपने आप बराबर कर लेना है गिन के। अब मेरे साथ, अब मैं ये समझ रही हूँ कि आप मेरे रोज वाले रूटीन वाले हो। कोहनी को मोड़कर दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, कोहनी की एक्सरसाइज। कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। कंधे के ऊपर हाथ को रखा, धीरे धीरे कंधे को सामने की ओर लिया, झुकाया। कोहनी को जोड़ना है सामने आते समय, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे ग्रीवा का संचालन। ग्रीवा के संचालन में कमर के ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए गर्दन धीरे धीरे आगे लेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेते हैं, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे लीजिए वापस। वापस पीछे की ओर एक बार। सामान्य रूप में गर्दन को सीधा करके लेफ्ट एंड राइट टर्न धीरे धीरे लगाना है। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर, फिर वापस सामने आएंगे, राइट की ओर, फिर धीरे धीरे वापस सामने आते हैं। इसी को फिर से दोहरा लेते हैं। लेफ्ट में एक बार, फिर सामने आएंगे, राइट में, फिर सामने। अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो बार हम लोग राउंड लगाएंगे। तो आइए क्लॉकवाइज करते हैं। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेना। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लेना। अपोजिट साइड से करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। गर्दन को सीधा कर लेते हैं धीरे धीरे। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज करेंगे गर्दन का। हाथ की हथेली कानों के ऊपर के भाग में, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को शीश की ओर, शीश को गर्दन हाथों की ओर प्रेस करना है, फिर छोड़ दिया। वापस एक बार, फिर छोड़ दिया। अब दूसरी साइड से करेंगे। हाथों की उंगलियों को सामने लेकर इंटरलॉक किया, अपने कपाल पर रख दिया, हाथों को पीछे की ओर, सर को आगे की ओर छोड़ा। वापस एक बार ये क्रिया सांस भरते हुए हाथों को प्रेस करते हैं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ते हैं। अब पीछे की ओर हाथ को ले लेते हैं, हाथ को प्रेस करके सांस भरना है आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, फिर ढीला छोड़ दिया। फिर से एक बार दोहराते हैं। बहुत अच्छे। अब हम लोग करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। तो आंखों की एक्सरसाइज के लिए आपको रेटिना घुमाना है, याद दिला दूं। चलिए, सामने से हम आकाश की ओर देखते हैं। आप लेफ्ट साइड में, घूमने की ओर, राइट साइड में, आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में, भूमि की ओर,
राइट साइड में सीधा। अब अपोजिट साइड से तो आइए आकाश की ओर, राइट साइड में भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में आकाश की ओर, राइट साइड में भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में अपने सामने देखिए। ये किया हमने आंखों का एक्सरसाइज। अब हम लोग कर लेते हैं घुटनों का एक्सरसाइज। तो घुटने कमर का एक्सरसाइज इसके पहले कर लेते हैं। कमर को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अपोजिट साइड से आइए घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों के ऊपर हल्का सा हाथ रख के घुटनों को, दोनों घुटनों को अपोजिट साइड से बाहर की दिशा में लेना है। 4 से 5 बार इस तरह से, फिर अपोजिट साइड में कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि शरीर का बैलेंस आपको बराबर लाना है, तो ये क्रियाएं सारी बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं। अब दोनों घुटने साथ में जोड़कर क्लॉकवाइज 3 से 4 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4 बार। जितना आप क्लॉकवाइज लेते हो उतना एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। अब हम ले लेते हैं ध्रुवासन। अपने पैर पर बैलेंस, पहले लेफ्ट पाँव को उठा लेते हैं, राइट पाँव की जंघा के ऊपर रख दिया अंदर की साइड में, और ध्रुवासन कर लेते हैं। वक्षस्थल के सामने हाथों को जोड़ देते हैं। अब इसे धीरे धीरे छोड़कर दूसरी साइड से करेंगे। अब राइट पाँव को उठाकर जंघा पर रख लेते हैं, फिर से वक्षस्थल के सामने हाथों को जोड़ लिया, नमस्कार की मुद्रा। इसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग करेंगे बैठकर बहुत सारे आसन। तो आइए जगह पर बैठ जाए। तो सबसे पहले सुखासन यानी अलक्ति पालक्ति डालकर आराम से दोनों पंजों को अपनी दोनों जंघाओं के नीचे लेकर बैठना, इसे कहा जाता है सुखासन। अब अगर मैं अपना एक पाँव, लेफ्ट पाँव मैंने लिया राइट जंघा के ऊपर इस तरह से, तो लेफ्ट पाँव राइट पाँव कोई भी एक पाँव आपको उठाकर अपनी जंघा के ऊपर इस तरह से रख देना है, पाँव का पंजा आकाश की दिशा में। तो इसे कहा जाता है अर्ध पद्मासन या सिद्धासन, दोनों नाम इसी के हैं। अगर मैं वापस ये दूसरा पाँव भी इसके ऊपर ला लूं और दोनों पाँव अपने जंघाओं के ऊपर मूलाधार क्षेत्र के ऊपर की साइड में, दोनों एड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, पैर का पंजा आकाश की दिशा में, इस स्थिति को कहा जाता है पद्मासन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोस्चर्स में ऋषि मुनि की ऐसी पोज होती है, तपस्या करने वाले लोगों की पोज ऐसी दिखती है या ऐसी दिखती है, तो वो पद्मासन में अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे शरीर का बैलेंस जो है वो आपका दोनों भागों में समान रूप से जाता है। तो हमने पहले देखे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट आसन में वज्रासन। ओके, पहले दंडासन फिर वज्रासन। तो पहले अपने पाँव को सामने खोल लेते हैं, अपनी हथेलियां अपने नितंब के साइड में रख लीजिए और पैर सीधे इस तरह से। ये स्थिति होती है दंडासन की स्थिति। इसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन के लिए आप थोड़ा पाँव हाथ को पीछे भी लेकर इस तरह से कर सकते हो। पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज दंडासन में। एड़ियों को थोड़ा सा आगे पीछे स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि हम जब पद्मासन करते हैं तो पिंडलियों में और जंघाओं में थोड़ा सा तनाव आ जाता है, तो उसको हमने रिलैक्स कर लिया। सर्कल बना लेते हैं। ये सारे पाँव की मांसपेशियों को आपके
शिथिल भी करता है, लचीला बनाता है और रक्त का संचार सुचारू रूप से करता है। तो आइए अब करते हैं वज्रासन। एक एक पाँव को पीछे की ओर घुटने से मोड़कर फोल्ड किया, पीछे से दिखा, ये पीछे का पोस्चर दिखा दूं, ये दोनों का आगे का पोस्चर होगा। इस तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच किए, एड़िया बाहर की साइड में, बीच में जो गैप बना है उसमें हम आराम से बैठे हैं। हाथों की हथेलियां जंघाओं के ऊपर आराम से रखना है। इस तरह से आप बैठते हो तो ये होता है वज्रासन। आसन करते समय आप इन चारों आसनों में से कोई भी स्थिति धारण कर अपना आसन कर सकते हो, जिसमें आपके शरीर में पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन सीधी होती है, हाथ रिलैक्स होते हैं। इस स्थिति को वज्रासन कहा जाता है। हर आसन में ऐसे ही होता है। अब हम लोग देखेंगे बैठकर वज्रासन में मंडूकासन। तो दोनों सामने की ओर से दिखा रहे हैं, मैं साइड से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वज्रासन में ही हम लोग बैठे हैं। वज्रासन में और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे आपके दरी है, मैट है, फिर भी अगर आपको ये हार्ड सरफेस लगता हो तो इसके बीच में आप छोटा सा तौलिया डाल लीजिए। घुटने में अगर तकलीफ है तो घुटने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा सा नरम मुलायम कुछ रख लीजिए। अब हम लोग कर लेते हैं मंडूकासन। तो इसे हाथ की हथेली को सामने खोला, अंगूठे को हथेली में दबाया, मुट्ठी को बंद किया, अंगूठे की साइड अपनी नाभि के पास लगा दी। सांस को भरते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे धीरे धीरे झुकते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं, सामने नजर को रखते हैं और इस स्थिति में आपसे जितना बन पाए उतना आपको होल्ड करना है। नाभि के आसपास होने वाले कंपन को आपको महसूस करना है। ये इसे कहा जाता है मंडूकासन। 5 से 10 सेकेंड कम से कम आप होल्ड कीजिए और एक एक मिनट तक भी आराम से नीचे होल्डिंग होता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर आते हैं। मंडूकासन का दूसरा पोस्चर हम लोग लेंगे। हथेली, अपनी हथेली को नाभि के ऊपर लेफ्ट हथेली को ले लिया, उसके ऊपर राइट हथेली को इस तरह से रख दिया। फिर से हमने सांस को भरना है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाना है। गर्दन को सीधा रखते हुए नजर सामने रखनी है। इस स्थिति में आपसे जितना बन पाए आपको होल्ड करना है। इसे कहा जाता है मंडूकासन, जो डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के विकारों के लिए बहुत अच्छा है। इससे गैस कब्ज भी दूर होती है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। इसे फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। धीरे धीरे सांस को भरते हुए पहले भर लीजिए, फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हैं। होल्डिंग जितना बन पाए अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। शीश को जमीन पर नहीं टिकाना है। फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर। अब इसी के समूह का हम लोग कर लेते हैं अर्धचंद्रासन। अच्छा, पहले शशांक करना पड़ेगा। तो शशांकासन इसी में हो जाएगा। तो पहले शशांकासन फिर अर्धचंद्रासन, ठीक है। तो काउंटर आसन भी हमें करने हैं। तो आइए सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामने। दोनों हथेलियां और शीश आपको जमीन पर टिकाना है। पहले हथेली टिक गई, फिर शीश टिक गई। इस स्थिति में आपको कुछ समय होल्ड करना होता है। इसमें आप श्वास प्रश्वास ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ये आपके पीठ की जो स्ट्रेचिंग होती है इसको रिलैक्स कर देता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, गैस कब्ज को दूर करता है। अब उठाते समय हम लोग पहले हाथों को उठाते हैं, फिर शीश को उठाते हैं। और वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। अब हम लोग करेंगे अर्धचंद्रासन। तो अर्धचंद्रासन में अपने घुटनों के बल आपको खड़े हो जाना है। मैंने वो जो बताया, ध्यान रखना कि घुटनों में अगर हार्डनेस यहाँ पर आता है तो आप अपने घुटनों के नीचे कुछ नैपकिन सा लगा लीजिए।
अपने हाथों को फोल्ड कर लिया वक्षस्थल के सामने लिया। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर अपने शरीर को, पैर का पंजा नीचे जमीन पर टिका हुआ, मैं साइड से दिखा दूं इस तरह से, जितना बन पाए उतना नीचे जाना है, होल्ड करना है, फिर वापस सामने पूरी स्थिति में आ जाना है। इसे कहा जाता है अर्ध चंद्रासन। अब करते हैं अर्ध वृष्टासन। इसमें होता क्या है, हाथों को हमें लेना है, अपने कमर के पीछे की साइड में इस तरह से रखना है और कमर को आगे की ओर पुश करना है, शरीर को पीछे लेना है। होल्ड जितना बन पाए किए अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधा हो जाइए। अब तीसरी स्थिति इसी में ही देख लेते हैं, पूर्ण वृष्टासन। तो इसमें अपनी हथेलियों को आप दो स्टाइल से लेके जाते हो। पहले सिंपल वाला दिखा दूं, हथेली को सीधे अपने एड़ी के ऊपर इस तरह से रख लिया। पहले हम लोग ऐसे ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे पहले ये कर लिया, फिर धीरे धीरे अपने पैर को फैला लिया और फिर हम झुक गए। वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर आते। ये ऐसे भी किया जाता है, या हाथ की जो सिस्टमैटिक पोस्चर है उससे भी आप जा सकते हो। धीरे धीरे एक एक हाथ को आपको पीछे एड़ी पर लगा लेना है इस तरह से और फिर झुक जाना। जितना बनता है होल्ड कीजिए, सांस भरते हुए वापस हाथों को रिलैक्स करके सामने ला लीजिए। तो इसे कहा जाता है पूर्ण वृष्टासन। आइए वज्रासन में वापस बैठ जाते हैं। एक दो लंबे सांस लेते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेचिंग पीठ की बहुत होती है। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट गोमुखासन। तो गोमुखासन में आप वज्रासन से भी सीधा जा सकते हो और दंडासन में आकर भी वापस जा सकते हो। तो मैं आपको दंडासन वाली पोस्चर दिखा दूं, आप दंडासन वाली दिखा दीजिए, मैं सीधा इसी से जाऊंगी। अब हम लोग ऐसे टर्न हो गए, ये पाँव ऐसे गए, ठीक है। अब लेफ्ट पाँव को उठाया, राइट जंघा के बाहर की साइड से इस तरह से लिया और अपने घुटनों के ऊपर घुटना डाल दिया। अब जिससे जितना बन पाए उतनी कोशिश करनी है। फिर से एक बार दोहरा दूं, ये पाँव ऐसा था, इसको मैंने यूं लिया, इसको उठाकर बाहर की साइड में जमा के रख दिया, नीचे जमीन पर टिका दिया और अब दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लिया, ठीक है। तो अब इसे जो पाँव ऊपर आता है उसी का हाथ आपको ऊपर से पीठ के ऊपर ले जाना है और दूसरा हाथ पीछे से इस तरह से लेकर आपको एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करनी है। मैं बैठ जाऊँ तो पाँव का पोस्चर आगे से आपको ये दिख रहा है और पीछे इसका लेफ्ट पाँव ऊपर है, तो इसका लेफ्ट हाथ ऊपर से लिया, राइट हाथ बाहर से पीछे से इस तरह से लेकर पकड़ने की कोशिश करनी। अगर ये पकड़ने में दिक्कत आती है तो मैंने जैसे आपको बताया, एक रुमाल रख लो हाथ में, दो टोक इसकी ऐसी पकड़ लो तो आपको लगेगा मैंने पकड़ लिया और धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज भी होगी। इसमें पीठ की रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होती है। पीठ के दर्द में राहत देने वाला ये आसन है, कमर के दर्द में राहत देता है। बस छोड़ दो, वापस दूसरी साइड से अपोजिट साइड से कर लेते हैं। अपोजिट साइड से करेंगे, राइट साइड को घुटना लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर ला लिया। अब राइट हाथ को उठाना है ऊपर से, लेफ्ट हाथ नीचे से, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की। ये हुआ गोमुखासन। गर्दन को सीधा रखना है, इस तरह से झुकाना नहीं है, गर्दन के ऊपर कोई हाथ का ऐसा प्रेशर भी नहीं लाना है आपको। धीरे जितना आपसे बनता है उतना सीधा होने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे इसे छोड़ देते हैं। अब इसी में कर लेते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन। तो अर्ध मच्छिंद्रासन में आपको क्या करना है, अब मैंने क्या किया, ये पाँव ऐसा रखा था, बस इसी को खड़ा कर दिया। मैं आपको सिंपल टेक्निक दिखा रही हूँ, लेकिन करते समय पोस्चर इस तरह से लिया जाता है सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो ये पोस्चर हमने इस तरह से लिया, पाँव को ऐसे ही खड़ा रखा है। अब जो पाँव मेरा ऊपर की ओर मुड़ा है, अब मेरा राइट पाँव ऊपर से है, लेफ्ट नीचे टिका हुआ है, तो राइट पाँव ऊपर से है तो हाथ को इस तरह से ले लिया, पीछे रख दिया राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से लेकर इस हाथ को, पाँव को वापस पकड़ लिया, गर्दन को पीछे।
अब किसी का इतना होता है कि जिसमें आपका हाथ ज्यादा जमीन पर वापस नहीं आता, किसी का इतना होता है, किसी का यहाँ तक आएगा। कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ये आसन भी आप आराम से करोगे। वापस आ जाइए। अब दूसरी साइड से करेंगे इसी को। अब पहले मैंने राइट पाँव को ऊपर रखा था, अब मेरा लेफ्ट पाँव ऊपर लेने के लिए ये लेफ्ट पाँव उठाया, इसके बाहर से इस तरह से रख दिया। अब लेफ्ट पाँव ऊपर है तो लेफ्ट हाथ पीछे की ओर, राइट हाथ को पेट के सामने से लिया और अपने लेफ्ट पाँव को पकड़ लिया। गर्दन को पीछे रखते इसमें, फिर से वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब इसी की तरह दूसरा किया जाता है वक्रासन। तो मैं क्रॉस होकर दिखा दूं, आप दूसरी में। अब हमें एक एक पाँव से करना है। अब हम लोगों ने पहले लेफ्ट पाँव को इस तरह से लिया और सीधा सीधा अपने पास ये घुटने वाली के बाजू में, ये घुटने के जॉइंट के पास आपको इस पंजे को रख लेना है। ठीक है, खड़ा कर दिया हमने, इसके ऊपर से ऐसे नहीं लिया, ये ध्यान रखिए, सिर्फ बाजू में लिया, सीधा यहाँ तक ला लिया। उसके पश्चात फिर से सेम पोस्चर लेना है। लेफ्ट पाँव का टर्न है, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ सामने से लेकर इस तरह से अपने दूसरे पाँव को पकड़ने की कोशिश। इतना आए तो दिक्कत नहीं, इतना आए तो दिक्कत नहीं, इतना आए तो दिक्कत नहीं, करना है कोशिश आपको। गर्दन को पीछे रखते हैं। फिर से दूसरी साइड से करने के लिए इसे आराम से खोल देते हैं पहले। अब दूसरी साइड से राइट पाँव को ऐसे लिया, फिर अपने घुटनों के पास ला लिया। ये जो बीच का होल है हमारे पाँव का, इसको आपको यहाँ फिट साइड में करना है, यानी आपको बराबर पोस्चर लेने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये राइट पाँव हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ बीच में से लेकर इस तरह से रख दिया। ये होता है वक्रासन। आइए पूरी स्थिति में वापस आ जाती हूँ। अब लोग हम करेंगे नेक्स्ट आसन, जिसे कहा जाता है भद्रासन। तो अपने पाँव को अपने समीप इस तरह से जोड़ लीजिए। पाँव को पहले हमने जोड़ लिया। पाँव को जोड़ने के पश्चात जितना आप अपने पाँव को अपने समीप ला सकते हो मूलाधार क्षेत्र के, उतना आपको ऐसे जोड़ देना है। और फिर इस स्थिति में आपको बैठना है सीधा, पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए। इसे कहा जाता है भद्रासन। अब हम लोग इसी में करते हैं तितली आसन। तो थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स कर सकते हो या ऐसे भी होता है तो कर सकते हो। फिर अपने पाँव की सिर्फ मूवमेंट करनी है, तितली की तरह अपने पैरों को फड़फड़ाना है, हिलाना है। इससे आपके जॉइंट का जो पेन है वो कम होता है। अब आप महसूस करो तो पता चलेगा, यहाँ का जॉइंट, घुटनों वाला जॉइंट और यहाँ का जॉइंट, इन तीनों में मूवमेंट होती है। और वो तीनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग ये तितली आसन करते हैं। पैर की मांसपेशियों में खिंचाव सा होता है। अब आएंगे हम लोग बद्ध पद्मासन के पास। तो हमें अब पद्मासन की स्थिति धारण करनी है। एक पाँव इस तरह से जंघा पर, फिर दूसरा भी अपनी जंघा पर ले लिया। अब अपने हाथ को पीछे से फोल्ड करना है और अपने हाथ को, पाँव की उंगलियों को, अंगूठे को इस तरह पकड़ने की कोशिश करनी है और सीधे आपको इस तरह से बैठने की कोशिश करनी है। पूर्व स्थिति में आप इस तरह से सिर्फ हाथ को फोल्ड कर बैठ सकते हो, क्योंकि अपना पूरा सभी का हाथ ऐसे आना एकदम क्विकली संभव नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप इसे कर सकते हो। अब इसे करने के लिए आप थोड़ा सा टेक्निक अगर लगाओ तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों को ले लिया, हम इस तरह से हाथ को फोल्ड करके थोड़ा सा सामने झुक के अपने अंगूठे को पहले पकड़ लेते हैं और फिर सीधा होने की कोशिश करते हैं। तो इसमें थोड़ी पकड़ आ जाती है, पर शरीर फ्लेक्सिबल हो तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें करेंगे मत्स्यासन। तो हम लोग पद्मासन में ही बैठे हैं।
अब मैं थोड़ा आगे आ जाऊं, आप पीछे। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं पद्मासन, मत्स्यासन। पद्मासन में हम लोग बैठे हैं। इसी आसन में धीरे धीरे कोहनी को जमीन पर टिकाकर आपको इस तरह से बैठ जाना है। फिर धीरे धीरे अपने शीश को पहले जमीन पर टिका लो, पूरे शरीर को आराम से जमीन पर टिका लो। अब इसके पश्चात आपको अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठाना है और ये जो मध्य भाग है इसे शीश को जमीन पर टिकाना है इस तरह से, और हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। इस स्थिति में जितना बन पाए होल्ड करना है। यहाँ कटी प्रदेश यानी बीच वाला जो स्पेस है वो आपका उठता है पीठ का। पीठ और कमर आपने उठा ली, गर्दन उठा ली, और पैर आपके स्थिर जमीन पर आराम से धीरे धीरे से छोड़ेंगे। पहले शीश टिका लीजिए, फिर हाथों को लूज करके आराम से कोहनी का सहारा लेकर कोहनी को झुकाते हुए हमें कोहनी के सहारे धीरे धीरे इस तरह से उठना है। इसे कहा जाता है मत्स्यासन। मैं एक बार फिर से यही आसन दोहराती हूँ, सिर्फ साइड पोस्चर में। ठीक है, तो हम लोग पद्मासन में बैठे हैं। तो अब इसमें हमको पद्मासन में बैठ गए। अब मैंने इस तरह से अपनी कोहनी को टिका लिया, धीरे धीरे दोनों कोहनियां टिका ली, पूरे शरीर को आराम से शरीर को टिका लिया। अब इसके पश्चात अपने शीश को और कमर का जो पीठ वाला हिस्सा है उसको हमें उठाना है। तो इस तरह से आपको लेना है पहले, फिर ये भी पोर्शन उठ गया, हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लिया, जितना बन पाए उतना होल्ड किया। इसे कहा जाता है मत्स्यासन। अब धीरे धीरे पहले शीश को टिका लेते हैं, धड़ को टिका लिया, हाथों को खुला छोड़ दिया। अब फिर से कोहनी का सहारा लेकर हम उठने की कोशिश करते हैं इस तरह से धीरे धीरे। तो ये हमने किया था। अब ये हमने किया मत्स्यासन। बस इसी की तरह थोड़ा सा पैरों की पोस्चर बदलकर और शीश की पोस्चर बदलकर आप कर लेते हो सुप्त वज्रासन। तो इसमें हम लोग पहले वज्रासन में बैठते हैं इस तरह से। वज्रासन में पैरों के ऊपर आपको स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो धीरे धीरे फिर से कोहनी का सहारा लेकर इस तरह से आराम से हाथ को टिकाकर एक साइड से जमीन पर अपने शीश को टिका लेना है इस तरह। पूरा हमने सीधा टिका लिया है, पूरा शरीर जमीन पर टिका है, सर भी टिका है, इसमें आपको सर नहीं उठाना है। और उसके पश्चात हाथ की हथेलियों को इस तरह से आपको आराम से अपनी जंघा के ऊपर रख लेना है। इसे कहा जाएगा सुप्त वज्रासन। फिर उठते समय ध्यान दीजिए, कोहनी का सहारा लेकर धीरे धीरे आपको इस तरह से उठने की कोशिश करनी है। अब हम लोग करेंगे योग मुद्रासन। तो इसमें हमें पद्मासन में बैठकर ये आसन करने होते हैं। तो सामने पद्मासन में पहले पद्मासन की स्थिति धारण कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर रहे हैं योग मुद्रासन 1 और 2, दो प्रकार इसमें है। योग मुद्रासन में पहले पद्मासन में बैठ गए, अपने हाथों की हथेलियां इस तरह अपने पेट के ऊपर रख ली, जैसे हमने मंडूकासन किया था। उस स्थिति में हमें ये करना है, धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए झुका दिया, थोड़ी को जमीन पर टिकाना है, जितना बन पाए होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए थोड़ी को उठाकर धीरे धीरे वापस
ये हुआ एक प्रकार, पहला प्रकार, जिसे वापस एक बार दोहरा लेते हैं। हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर इस तरह से रख लिया, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को सामने झुकाते हुए थोड़ी को जमीन पर टिका लिया। होल्डिंग जितना बन पाए उतना करे, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आते हैं सांस भरते हुए। अब इसमें दूसरा प्रकार जो होता है, उसमें हम लोग हथेली को पकड़कर पीछे की ओर हाथों को टर्न कर लिया। राइट हाथ से अपने लेफ्ट हाथ की जो रिस्ट वॉच जहाँ पहनते हो आप लोग, वहाँ पे पकड़ लीजिए। रिस्ट पे मनगट जिसे कहते हैं, उसे पकड़ लिया, फिर सामने की ओर झुकना है, थोड़ी जमीन पर टिकना। इसे कहा जाता है योग मुद्रासन का दूसरा प्रकार। फिर वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाए, ऊपर आ जाए। तो इस तरह से किया जाता है योग मुद्रासन। अब इसमें से हम लोग बाहर आते हैं, थोड़ा पैरों को रिलैक्स कर लेते हैं और प्राणायाम करेंगे। अब जब हम लोग पद्मासन में, वज्रासन में आसन करते हैं, तो हमारे आंखों पैरों में यहाँ पर थोड़ा बहुत अधिक स्ट्रेचिंग होता है। आंखों को यहाँ स्ट्रेचिंग ज्यादा होता है, इसलिए पैर को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आइए सुखासन में बैठकर या पद्मासन में, जो आपको कंफर्ट आसन हो, जिसमें आप 15 मिनट तक बैठ सकते हो, उस आसन में बैठ जाइए। 15 मिनट तक आपको अब अपने पैर की मूवमेंट नहीं करनी है, ऐसे डिसाइड कर लीजिए। बहुत ज्यादा दर्द होता है तो खुला कर लेना और आंखें भी बंद रखनी है। प्राणायाम आपको पता है, क्रियाएं मुंह से आती है हमारे, तो सुनते रहिए और क्रिया करते रहिए। तो भस्त्रिका करेंगे। अब सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे अपने सांस को नाक से अंदर लेना है और नाक से ही छोड़ना है। जब आप सांस लेते हो तो फेफड़ों में आपके सांस से फेफड़े खुल जाने चाहिए, छाती खुल जानी चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हो तो छाती अंदर से खुलनी चाहिए। ये क्रिया आपको करनी है। चलिए भस्त्रिका करते हैं। धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। जितना समय आप सांस को अंदर भरने में लगा रहे हो, उससे थोड़ा अधिक समय आपको सांस छोड़ने में लगाना है। सांस को भरते हैं और धीमे धीमे सांस को छोड़ते हैं। दस से 12 बार आराम से सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं। कंटिन्यू भस्त्रिका करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, अपनी आंखें खोल के देख लीजिए। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि गलत पोस्चर्स बच्चे या बड़े कैसे करते हैं। सही पोस्चर, आदर्श स्थिति इधर चल रही है, पर आपके द्वारा गलती से या अनजाने में कभी कभी ऐसे हो जाता है। पर्पसफुली कोई नहीं करता, पर कभी कभी पता नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं। अब भस्त्रिका करते समय कुछ लोग ऐसे करते हैं। जैसे मैंने कल बताया, आपको शरीर को स्थिर और आराम से रखना है। नाक से हवा खींचते समय जोर से नहीं खींचनी है, जिससे हमारी गर्दन में, पीठ में कंपन महसूस हो, दर्द महसूस हो। रिलैक्स होकर सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है। तो ये क्रियाएं ध्यान रखिए, ऐसे नहीं करना है। बहुत से लोग अपने चेहरे को ऐसा बदलते हैं कि पता नहीं हमने उनसे क्या करवा दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, मुझे हंसी आती है चेहरे याद करके, तो
गलत गलत स्थितियां सिर्फ आप ध्यान में रखिए, ऐसे नहीं करना है, इसको करो मत। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। बहुत से लोग भस्त्रिका करते समय ये चेहरा पूरा बिगाड़ देते हैं। भाई क्यों बिगाड़ रहे हो, आराम से करो, रिलैक्स होकर करो। आपको स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं करना है, तनाव चेहरे पर, अपने शरीर पर नहीं लाना है, तभी आप स्थिर सुखासन की स्थिति में होते हो। यानी स्थिर रहना है, सुखदायी रहना है। अब जब मैं अपने नाक को खींचूंगी जोर से, मुंह को बिगाड़ूंगी, तो मैं स्थिर नहीं हूँ और सुखद भी नहीं हूँ। ध्यान रखिए, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि सुखद स्थिति आपको लेनी है। तो चलिए अब फिर से अपने आसनों की ओर आते हैं। अब कपालभाति करेंगे कुछ समय के लिए। तो कपालभाति कैसे करते हैं? सांस नाक से ही छोड़ना कपालभाति है, ऐसा कहा जाता है। सांस नाक से ही छोड़ना कपालभाति है। अब बहुत से लोग ये कपालभाति को कपालभाति बोलते हैं, कोई भारती बोलते हैं। तो ये ना भर्ती है ना भारती है, ये भाती है। भाती यानी कांति, तेज के ऊपर जो कपाल लाती है, कपाल पर जो तेज और कांति लाती है उसे कपालभाति कहते हैं, भारती नहीं। नाम लेते लेते गलती से नाम ऐसे हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने क्या किया, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, वो अनुलोम कर लिया, नाक वाला सांस छोड़ लिया, ले लिया। भाई ठीक है, पर नाम तो सही ले लो, नहीं आता है तो आराम से क्रिया कर लीजिए, पर याद रखिए नाम सही क्या है, कपालभाति। तो कपालभाति में हम सांस को नाक से छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। अब बहुत सी बार गलत कैसे होता है, अनजाने में होता है। फिर से बता रही हूँ, नए नए लोग इसे करते समय क्या करते हैं कि नाक से हवा बाहर और पेट भी बाहर। मुझसे होगा कि नहीं पता नहीं, मुझे ऐसे ये ऐसे लोग कर लेते हैं, पता नहीं कैसे होता है। और मुझसे वैसे करने में मुझे याद करना पड़ रहा है कि मुझे पेट को बाहर लेना है। तो ये नहीं करना होगा, आपको पेट अंदर और नाक से हवा बाहर लेनी है। इसमें भी चेहरा अपना हंसते हुए रखिए, नॉर्मल रखिए। इसमें करते समय ऐसे मत कीजिए। बहुत से लोग नाक ऐसे जमा करते हैं, पता नहीं क्यों, या हो जाती है अनजाने में, ये भी बोलूंगी मैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम लोग सामान्य रूप से बैठ सकते हैं। जो हमारे शरीर के पास हम ध्यान नहीं देते, वो इम्बैलेंस कर लेते हैं आराम से। तो ये था कपालभाति। सही तरीका हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है, इसके पहले मैंने जो अपने हाव भाव बदल के दिखाया वो गलत है, ये दिखा रही हूँ। ये सही तरीके से धीरे धीरे अपना काउंट बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। कोशिश ये करनी है कि आपको अपने काउंट 1 सेकेंड में 1, 60 सेकेंड में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक होते हैं। तो आप 2 से 5 मिनट करो तो 300 स्ट्रोक आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा ना भी कर पाऊंगा। लेकिन जो पेशेंट है शुगर वाले या और, तो उनके और पाचन की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग 10-10-15 मिनट तक आराम से कर सकते हो। गर्मी में इसे कम करते हैं, ठंडी में बारिश में इसे थोड़ा अधिक कर लो तो गर्मी जनरेट होती है। अब आइए कर लेते हैं भ्रामरी। बाह्य प्राणायाम की थोड़ी थोड़ी क्रियाएं हम कल देखेंगे। समय है भ्रामरी का। पहली तर्जनी उंगली मोये के ऊपर, आंखों के ऊपर शेष 3 उंगलियां, अंगूठे से कान को बंद किया, भौरे की तरह 3 बार गुंजन।
अपने घुटनों पर रखना है आराम से। कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए एक सांस के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रणव ध्यान इसे कहते हैं। अब कहते हैं उद्गीत। 3 बार ओंकार। लक्ष्य ध्यान श्वास पर। प्रणव ध्यान की क्रिया हम कर रहे हैं। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे। हाथों का घर्षण करेंगे और गर्म हथेलियों की 2 से 3 बार घर्षण करके अपने चेहरे पर, शरीर पर मसाज करेंगे। अब अपने हाथों को चेहरे के सामने लेते हुए कर कमलों के दर्शन करते हुए आंखें धीरे धीरे खोलें। समापन प्रार्थना कर लेते हैं।